पहले तो प्रणाम आपको। जरा सा ये बताइए सर, ये आज पहली बार आपसे बात हो रही है, इतनी बार हम लोग टेलीविजन पे एक दूसरे को देखते रहे हैं। ये क्या खगड़िया वाली घटना क्या है सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई है? देखिए, खगड़िया वाली घटना का जिक्र सुबह सुबह मुझको एक मित्र ने किया जी। और उसके बाद पहला ख्याल मुझको ये आया कि पहले इसकी तस्दीक कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक दो और कॉल आए जी। फिर मैंने रेलवे में हाजीपुर डिवीजन में बात की जी, एक वरिष्ठ अधिकारी से जी। और उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ। ठीक। 10 मिनट में उन्होंने बताया जी। कि सचमुच एक ट्रेन 3:45 पर जी। खगड़िया से चली है जी। सिकंदराबाद के लिए। ठीक। तकरीबन 250 से 300 लोग और ये फ्रेश माइग्रेंट्स थे। अच्छा। तो हमारी चिंता दो चीजों को लेकर के थी। जी। पहली चिंता ये थी कि ये सीक्रेसी क्यों थी, नंबर 1। जी। और नंबर 2, जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी। कि स्टे होम स्टे सेफ। जी। तो ये स्टे होम स्टे सेफ तो सबके लिए बराबर है। जी। 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 तो ये प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो बीते 4-5 हफ्तों में जो हमने देखा है, जी। जी। मैं पहले भी नहीं मानता था कि बहुत रोजी पिक्चर था मजदूरों के लिए। जी। जी। लेकिन इतना बड़ा फासला मैंने देखा है सरकारों की नीति और नीयत दोनों में। जी। जी। और न सिर्फ केंद्र राज्य, बल्कि मैं भी अपने को सामूहिक रूप से गुनहगार मानूंगा। जी। जी। कि इनकी चिंता हमारे सरोकारों में नहीं आई। जब हमने लॉकडाउन अनाउंस किया तो लॉकडाउन को हमने 15% उच्च मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय नजरिए से देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और नतीजे में बाद में वो डरावनी छवियां दिखी। जी। जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये खगड़िया वाली घटना आती है जी। तो ये स्पष्ट हो जाती है बात कि आप मजदूरों को स्पंदन विहीन उपकरण समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल। और जाहिर है, इसलिए मैंने तो ट्विटर पे लिखा भी कि क्या नीतीश जी अवगत थे इस बात से कि ऐसी कोई ट्रेन चल रही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये संख्या 250-300 है या 2000 है? नहीं, 250-300 है। 250-300। अच्छा, तो ये सुधार कर लेते हैं हम लोग कि ये संख्या 250-300 है। एक दूसरे ये बताइए, जो कल कर्नाटक में एक फैसला हुआ है, ये तो बहुत ही मतलब जो हमारे यहाँ बॉन्डेड लेबर का कानून है और जो नागरिकता के सामान्य कानून है, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं मनुष्य के लिए, वो तो उसके खिलाफ बात होती है कि बिल्डर आके मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर ले तो आप मजदूरों को कैद कर लेंगे कि आपसे जबरदस्ती मजदूरी करा लेंगे। ये कैसे, ये कर्नाटक का जो फैसला उस पर क्या कहे? देखिए, कर्नाटक वाला जो हुआ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप सब जानते हैं, हम मुझसे बेहतर वाकिफ होंगे इससे, जी, जी, कि शेड्यूल ट्रेनों को रोकने का निर्णय, और ये साफ तौर पे कहा गया, अभी कोई छुपी हुई बात नहीं है, कहा गया कि बिल्डर लॉबी ने कहा कि ये नहीं करो, दिक्कत हो जाएगी। और बिल्डर लॉबी के प्रेशर में वहां के मुख्यमंत्री ने शेड्यूल ट्रेनें कैंसिल कर दी। फिर ये बात आती है कि क्या शेड्यूल्ड फ्लाइट आप कैंसिल कर सकते थे जिनको विदेशों से ला सकते हैं? नहीं। लेकिन शेड्यूल ट्रेनें कैंसिल होंगी क्योंकि ये जनसाधारण एक्सप्रेस है जिसमें मजदूर को ट्रैवल करना था। फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने हमारी व्यवस्था का वो चरित्र उजागर कर दिया जो ढका हुआ था या जिसको लोग ढकने की कोशिश करते थे। कर्नाटक में जिन मजदूरों को रोका गया है, उनमें से कई के फोन आए हैं और वो हमसे कहते हैं और कि कुछ करिए। हम क्या कर सकते हैं? आपके साथ बात करके वो आवाज उठा सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख सकते हैं। लेकिन जो सरकार का पूरा ऑर्डर आ रहा है उसमें स्टेट टू स्टेट यानी स्टेट टू मिनिस्ट्री, उसमें इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी कोई दूसरी जो रूलिंग पार्टी नहीं है उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो जाहिर तौर पे कर्नाटक का जो निर्णय है वो ये बता रहा है कि ये दास प्रथा का नया उदारवादी चरित्र है। बहुत आपने ठीक कहा। तो इसमें जो मुख्यमंत्रियों की, जो उत्तर भारत के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, इन सबको इस पर कोई अपना स्टैंड सामने रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। तो कोई आवाज ही नहीं आई इतनी बड़ी बात। थोड़ी बहुत कोशिश की है। हेमंत जी के बारे में मैं जानता हूँ, बिहार के हमारे सीएम हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी मैंने दिक्कत देखी कि उनको डिली डैलिंग बहुत किया उन्होंने। जब पहला ऑर्डर आया बसों से जाने का
तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जो आने को इच्छुक है, जी, यानी कि लाना उन्होंने शब्द नहीं इस्तेमाल किया, जी, आने को इच्छुक है। जी। फिर जब बवाल मचा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ऑफर किया कि भैया हम 2000 बसों का खर्चा मेरी पार्टी उठाएगी। ठीक। फिर कुछ बदलाव आया कि हाँ कोशिश करेंगे, फिर उस पर चुप्पी हो गई। जी, जी। फिर उसके बाद जब नया ऑर्डर आया ट्रेन को लेकर के, जी, उस ऑर्डर के बाद जी, ये कहा गया कि कैसे होगा, क्या होगा, किराया भाड़ा। फिर तेजस्वी जी ने, फिर सोनिया जी ने जब ये बात कही तो अचानक में आपने देखा होगा कि बैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन आ गया कि ट्रेन का किराया कौन दे रहा है। तब जबकि मजदूर दिखा रहे हैं कि हमने ये भाड़ा भरा है, कर्ज लेके भरा है। अब उसके बाद जो ऑर्डर था उसमें था कि राज्य सरकार केंद्र रेलवे मंत्रालय से बात करेगी। बिहार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई, मैं आपको पुख्ता तौर पर यकीन दिलाता हूँ। ठीक। उसके बाद एक मेरे सामने एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर है अजय भल्ला जी IAS हैं, होम सेक्रेटरी का, होम में उनके ऑर्डर 3 मई वाले ऑर्डर में ऐसी जुबान है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा वापस जाना जो लॉकडाउन के कारण फंस गए। बताइए। तो जाहिर तौर पे जो प्रवासी मजदूर 3 वर्ष से 4 वर्ष से 8 वर्ष से था, उसके लिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अगर आप कर्नाटक से लेकर के केंद्रीय लेवल पर का ऑर्डर देखें तो ये घोर मैं समझता हूं कि संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि यदि इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर खगड़िया से ये 300-350 लोग, जैसा कि पुष्ट है कि वो है उस ट्रेन में और जा रहे हैं, तो इसमें मुद्दा क्या बनता है कि एक तो ये कि चूंकि नॉर्मल गृह मंत्रालय का आदेश है कि इस तरह की कोई ट्रेन चलाने का तो था नहीं कि यहाँ से मजदूर वहां भेजे जाएंगे, उस आदेश में ये नहीं है। चूंकि ये तो जहां फंसे हुए मजदूर हैं, जैसा आपने पढ़ के सुना है जय भल्ला वाला, कि उनको लाने के लिए था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसमें आप किन किन बिंदुओं पर किस किस का, केंद्र का या राज्य का कुछ संदेहजनक रवैया पाते हैं और क्यों? देखिए एक बात तो सीधी है जी, प्रवासी मजदूरों को जब इन्होंने, मैंने जो पहले कहा कि पहले लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन तक लगभग उनकी चिंता नहीं थी। जी, प्रधानमंत्री जी संदेश देते थे स्टे होम स्टे सेफ। अगर इस संदेश को अगर हम सिर्फ 10%, 15% बड़े छज्जे वाले, बालकनी वाले लोगों तक ना महदूद रखें तो इसका तो मतलब पूरे देश से था, हर वर्ग से था। अब यहाँ गुड़गांव में, फरीदाबाद में 10 बाय 10 के कमरे में 12 लोग रह रहे हैं, 14 लोग रह रहे हैं। कौन सी फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है? जी। जाहिर तौर पर तब विपदा का ये जो पूरा जो भी समाज में सूचना थी, उसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ रहा था। हम नहीं डर रहे थे, हर व्यक्ति डर रहा था। हमने प्रवासी मजदूरों के डर को ऐसे लिया जैसे मान लो कि वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। अब जब आप धीरे धीरे थोड़ा लॉकडाउन खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत ही रिचुअल तरीके से कि कुछ लोग जाएंगे, यानी कि जहां लाखों की संख्या में 10,000 वापस जाएंगे। आप चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम अब शुरू करें तो माइग्रेंट वर्कर यहां से ना जाए। अभी कई मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं। मैं आपको शीतल जी साफ तौर पे कहूं कि मैंने ऐसी कोई अपील प्रथम लॉकडाउन के दौरान नहीं सुनी, सेकेंड लॉकडाउन के दौरान नहीं सुनी। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन प्रवासी मजदूरों को शायद उनकी जिंदगी में पहली बार ये एहसास इस लेवल पर हुआ है कि सरकारों के केंद्र में उनके लिए चिंता नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो और राज्य की सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी बात के साथ आज की इस बात को समेटते हैं। अब दिन भर हम लोग भी फॉलो करेंगे और फिर आपसे जरूरत हुई, अब जूम आपका शुरू हो गया, फिर बात होगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।